नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। भारत समाचार के खास प्रोग्राम यूपी डायरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के शहरों के कुछ चुनिंदा लोगों से, जिनकी समाज को आगे बढ़ाने की नई सोच, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे से उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और लगातार वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम यूपी डायरीज में लाए हैं उत्तर प्रदेश के वो नवरत्न जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना किसी भी छात्र का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को साकार कर रहा है स्टडी आईएएस। आइए संस्थान के सीईओ डॉक्टर पवन जी से बात करते हैं और जानते हैं कि स्टडी आईएएस की सफलता के सुनहरे सफर के बारे में। मैं डॉक्टर पवन हूं और स्टडी आईएएस का चीफ एग्जीक्यूटिव में हूं और हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में ओपन किया है जिसका नाम है स्टडी आईएएस। हम यहां पे बच्चों को आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए तैयारी करवाते हैं। जो इंस्टीट्यूट यहां लखनऊ में शुरू किया गया, इसके पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो दिल्ली में सुविधाएं बच्चों को आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए मिलती थी वो लखनऊ में ही मिल सके। अभी तक हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जिन बच्चों को आईएएस या पीसीएस के लिए तैयारी करनी होती थी वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में एक लंबा अच्छा खासा उनको खर्च उठाना पड़ता है और वहाँ पे रह के ही वो तैयारी कर पाते थे। हमने लखनऊ में एक ऐसे हाईटेक सेंटर की व्यवस्था की है जहाँ पे बच्चे जो है बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास जो भी टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो सभी दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से आने वाले कई बहुत अच्छे टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बच्चों को आईएएस और पीसीएस की परीक्षा के लिए तैयारी कराते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एक ही छत के नीचे बच्चों को बेहतर तरीके से हम क्लासेज अवेलेबल कराते हैं, उनको मोटिवेशनल सेशन देते हैं और काफ़ी अनुभवी ऐसे ब्यूरोक्रेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पहले बहुत लंबा समय जिन्होंने भारत की ब्यूरोक्रेसी में अपना बिताया है, उन सभी को हम एक साथ लेके आए हैं जिससे कि बच्चों को यहीं पे ये सुविधाएं मिल सके। जी हाँ, देखिए कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि आईएएस की तैयारी कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं दिल्ली में जो है, उसका जो नोटिफिकेशन है या उसके जो मानक हैं उनके अनुसार कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट हो और किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, वो जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। और पहले लोगों के मन में ये बात हुआ करती थी कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको ही ज़्यादा वेटेज मिलता है या उनको ज़्यादा उनके सिलेक्शन होते हैं, लेकिन अब वर्तमान में ये भी स्थिति नहीं है। 2011 के बाद में लगातार यूपीएससी ने अपने पैटर्न में परिवर्तन किया है और एट प्रेजेंट में केवल एक ही ऑप्शनल लेके आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो ऐसे में जो मानकीय विषय की तरफ एक हल्का सा झुकाव रहता था सिविल सेवाओं का, वो भी अब वर्तमान में नहीं है और सभी क्षेत्र के बच्चे जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जिसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन जो है वो कर सकता है। ये हमारे पास कई गरीब विद्यार्थी भी आते हैं जिनके पास फीस दे सकने की क्षमता नहीं है, तो हम ऐसे विद्यार्थियों को भी एडमिशन देते हैं और कई हमारे संस्थान में ऐसे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं जिनसे हमने जीरो मनी लिया है, बिल्कुल 1 रुपया भी उनसे फीस नहीं ली गई है। अगर कोई बच्चा मेधावी है, पढ़ने में अच्छा है और उसकी इच्छा शक्ति है कि वो सिविल सेवा में सेलेक्ट हो, तो हमारा संस्थान उसकी जरूर मदद करता है और ऐसे विद्यार्थियों को हम तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी से खोज के लाते हैं जो बेहतर प्रतिभा के साथ हों, बेहतर क्षमता के साथ हों और जिनमें इच्छा शक्ति हो कि वो बनना चाहें, तो हम उन्हें अपने संस्थान में ये मौका जरूर देते हैं कि वो बिना फीस दिए भी पढ़ सकें। फ्यूचर प्लान की अगर हम बात करें तो हमारा उद्देश्य है कि आगे चल के एक हम बड़े हब के रूप में विकसित हों और उत्तर प्रदेश के अन्य कई जिलों में भी हम अपनी शाखाएं जो हैं वो खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं,
क्योंकि सभी के लिए लखनऊ आना भी कई बार सुलभ नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाया जा सके। और कई बच्चे मौका न मिलने की वजह से उनके अंदर क्षमता होती है लेकिन वो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा इसके पीछे मोटो यही है कि कोई भी बच्चा जिसके अंदर क्षमता है, वो चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, उसको तैयारी का अवसर पूरी तरीके से मिलना चाहिए। इसके लिए हम पूरे यूपी में कई जिलों में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं। उनके पास जो अच्छे बच्चे होते हैं जो ऐसा तैयारी करना चाहते हैं, हम उनको अप्रोच करके अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। या ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो यूपीएससी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं एक सिविल सर्वेंट के तौर पे, तो हम उनको अपने पास लाते हैं और हम इस काम को और आगे बढ़ाते हुए भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने पास जोड़ने की कोशिश में हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। भारत समाचार जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन तक मेरी बात ये पहुंच रही है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप छात्र हैं, आप भविष्य में एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं और आपने ये सपना सोचा हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर हमसे अप्रोच करिए। आप कहीं किसी ऐसी जगह पे अपने टाइम, अपने ब्रेन को वेस्ट ना करें जहां से आपका लक्ष्य जो है वो दूर हो जाए। आप कम से कम एक बार हमसे कम्युनिकेट करें, चीज़ों को जानें, फिर उसके बाद आप सही निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये आपके भविष्य का मामला है। आप जो भी रणनीति बनाएं वो बेहतर होनी चाहिए और उससे किसी भी हाल में आपको आपका लक्ष्य जो है वो मिलना चाहिए। मरीज को स्वस्थ करने में एक अस्पताल और कुशल डॉक्टर्स की टीम बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कानपुर देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदलने वाले, लोगों की जिंदगी बचाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन भूमिका निभाने वाले श्री गौरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में सीएमडी डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी से, जिन्होंने हर मरीज की परेशानी दूर करने का संकल्प लिया है। मैं अपने आप को सफल चिकित्सक मानता हूं, क्योंकि मैं अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर लेता हूं। और मेरा ये मानना है कि चूँकि कानपुर देहात में मैंने एक नई चीज़ देखी कि जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही कम थी। और चूँकि मैंने पूरी सुविधाओं को व्यवस्थित करके और उसको अपडेट करके अच्छे लेवल पे काम शुरू किया, जिसका लोगों को बहुत लाभ मिला, मुझे भी उसका बहुत लाभ मिला। क्योंकि मेडिसिन से मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं इकलौता डॉक्टर हूँ, तो इस वजह से क्या मोस्टली जितने भी ठीक ठाक लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं, सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और जिनका इलाज करने में मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं पूरी तत्परता से उनका इलाज करता हूँ, उनकी पूरी मदद करता हूँ। और अभी जो कोविड का दौर चल रहा है, इसको लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कोविड को लेके, कोविड-19 को लेके लोगों में अभी अवेयरनेस बहुत कम है। लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग जो इसके लिए जो स्टैंडर्ड और जो मानक बनाए जा रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। प्रशासन और मेडिकल फील्ड के लोग दिन रात लगे हुए हैं और मैं बहुत दुखी हूँ कि आप उठा के देखिए कि पिछले बहुत सारे दिनों में जितने भी डॉक्टर्स कोविड वार्ड में एक्सपोज हैं या जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है। अभी कल ही मैंने देखा है कि डॉक्टर गुप्ता सर से केजी यूनिवर्सिटी थे, वो उनकी डेथ हो गई है। उनकी वाइफ को भी कोविड पॉजिटिव था लेकिन ठीक हो गई, जिसको लेकर मैं बहुत आहत हूँ। और तमाम डॉक्टरों की डेथ से हम लोग भी कहीं से हिल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि भाई इसके लिए क्या किया जाए कि लोग ठीक हों और ये इन्फेक्शन कोविड का फ्लेयर अप ना हो और लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि लोग उससे बच पाएँ। लेकिन उसको लेके देखा ये जा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग इसकी चैन नहीं तोड़ रहे हैं, लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, है ना। तो मेरा बिल्कुल करबद्ध निवेदन है लोगों से, पब्लिक से, भारत समाचार न्यूज़ और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप गंभीरता से लीजिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सोशल के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग एक नया टर्म आ गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि आपको फिजिकली आपको दूर रहना है। लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए और कम से कम जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से मत निकलिए। घर से निकलने की ज़रूरत जब बहुत आवश्यक हो तो निकलिए, क्योंकि आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि आपके पीछे पूरी फैमिली है। अगर आप
अपने बारे में नहीं सोचते तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि कोविड ये जाने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कोविड का इन्फेक्शन जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ रहा है, आने वाले समय में लोगों की तादाद, लोगों के अंदर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, आपको अपने खान पान में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करना है और अपना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना है कि उनको किसी तरीके से कहीं कोई कोविड इन्फेक्शन का एक्सपोजर ना हो। मेरा ये मानना है अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं कि जिसमें आप पब्लिक डील में हैं तो आप कोशिश करिए कि आप आइसोलेटेड रहिए, लोगों के बीच में जाते हैं तो कम से कम घर वालों से दूर रहिए आप। तो यही सब मेरा मानना है। और दूसरा उसके साथ साथ मेरा बिल्कुल बहुत ही विशेष मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति को इसके बारे में गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए कि लोग अपनी सुरक्षा करें। एक आदमी अपनी सुरक्षा करेगा, अगर लोग अपने घर से, भाई देखिए लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक स्टार्ट हो गया। अब इस अनलॉक में लोग अगर इसकी कीमत नहीं समझेंगे, लोग बिल्कुल भीड़ करेंगे, ट्रैफिक में निकलेंगे, लोगों के कनेक्शन में आएंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। सबसे सही तरीका है अगर लोग इसके लिए कुछ सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं, लोग समझें कि नहीं ये बीमारी बहुत गंभीर है, ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, तो लोग उसको मतलब फॉलो करेंगे। और जब उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप बीमारी का दायरा सीमित हो जाएगा और धीरे धीरे बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अभी लेकिन बहुत चिंता का विषय है और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि आने वाले समाज में इस समय जिस टाइप का माहौल चल रहा है, डॉक्टरों की इमेज भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन कोविड में डॉक्टरों ने इतनी जान लगाए काम किया कि लोगों के दिमाग में, पब्लिक में मैसेज है कि नहीं डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, तो डॉक्टरों के लिए भी लोगों का सोच चेंज हुई है। और चिंता का विषय ये है कि डॉक्टरों को भी मतलब सुविधाओं की बहुत कमी है, तो सरकार को भी पूरी मदद करनी चाहिए कि हर डॉक्टर को पीपी किट और बाकी जितनी भी आवश्यक इक्विपमेंट्स की ज़रूरतें पड़ती हैं उनको मुहैया कराया जाए, उनकी पूरी सुविधाएं दी जाए, उनकी फैमिली को पूरी सुविधाएं दी जाए कि जिससे कि वो मन लगाए काम कर सकें। कोई व्यक्ति मजबूर होकर अपना काम न करे, खुश होकर काम करे, ये मेरा मानना है। मेरे परिवार में मैं अकेला डॉक्टर हूँ, मैं 3 भाई हूँ। पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे जैसा कि मैंने बताया आपको। तो मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और फिर मैंने डॉक्टर बन के और मैंने भी अपने जीवन में तमाम चीज़ें देखी, उतार चढ़ाव देखे, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी देखी मैंने। मेरे घर परिवार में भी लोग बहुत परेशान रहे। तो मैं इसका श्रेय केवल अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, ईश्वर को देना चाहता हूँ और पब्लिक को देना चाहता हूँ, मेरे मरीजों को देना चाहता हूँ कि जो मेरे पे भरोसा करते हैं और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को मानते हैं और हमेशा पॉजिटिवली मेरे को रिस्पॉन्स करते हैं। और इसके साथ साथ मैं इस उत्तर प्रदेश के सफलतम चैनल भारत समाचार को और उसके एडिटर इन चीफ श्री ब्रिजेश मिश्रा सर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी एसोसिएटिंग टीम को मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपने इस मुहिम में मेरे को भी, मेरे हॉस्पिटल परिवार को एक उन्होंने अपना पार्ट बनाया और हमें इस तरीके का मौका दिया कि हम लोगों से रूबरू हो सकें। बहुत धन्यवाद। एक ऐसा शख्स जो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान गरीबों का मसीहा बनकर सामने आया, जिसने गरीबों के दर्द को समझा और उनकी हर तरह से मदद की और आज भी वो गरीबों की मदद करने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं औरैया जिले के रहने वाले समाज सेवी दीपू सिंह जी से कि आखिर उन्हें ये प्रेरणा कहां से मिली। दीपू सिंह नाम है और ये कोरोना वायरस महामारी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। इसमें लोगों को मदद करने में हमको अच्छा लगता है। जब गरीब की मदद होती है तो हमको लगता है हम चारों धाम के दर्शन हमने कर लिए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और गरीब की जब हम मदद करते हैं तो हमको साथ साथ लगता है कि गंगा सागर के हम दर्शन कर रहे हैं। गरीब को जब हम भोजन करा देते हैं तो हमको लगता है तिरुपति जी बालाजी के हमने दर्शन कर दिए। गरीब बहन और माता का जब हम भोजन करा देते हैं, उनको राशन दे देते हैं, तो हमको लगता है वैष्णो देवी माँ कालका का हमने दर्शन कर दिया। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक गांव में 5 या 7 परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास 10 पैसा भी नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और वो बहुत अपाहिज हैं, अपंग हैं, सूरदास हैं, दिखाई नहीं देता है। गरीबी ने उनको इस प्रकार से जकड़ दिया है कि वो अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं।
बहुत पहले बहुत अच्छे तरीक़ा से भी लोग थे, अब आज की स्थिति में उनकी स्थिति खराब है। उन लोगों के लिए ये गाड़ी हमने भेंट की है। 24 घंटा ये सिर्फ गाड़ी उन गरीबों की मदद के लिए रहेगी। में हमारी कोई माँ, हमारी कोई बहन, हमारा कोई पिता, हमारा कोई भाई किसी दवा के कारण मजबूर होकर उसको बीमारी ना घेर ले, उसके लिए ये गाड़ी 24 घंटा उपलब्ध रहेगी। कोरोना वायरस है जो पूरा हिंदुस्तान इसकी चपेट में है। हम पे भी जो बना वो हमने दिया, लेकिन अपने क्षेत्र की जो जनता थी, जो जनता ने चाहो जनता के साथ हमने वो किया, और देश में किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री और हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एक एक घंटा 24 घंटा नहीं सोए और जनता के साथ 24 घंटा उन्होंने जनता के हित में सारे काम किए। 11 नल मैंने अपने पैसा से लगवाए, और 11 नल जो हमने अपने पैसा से लगवाए क्योंकि ये गांव में हमने राशन बांटा है। इन गांव में हमने गरीबों की समस्या देखी है कि पानी ये नल एक है और मोहल्ला पूरा मन आए दिन नल पे लड़ाई किसी न किसी को होती थी, किसी न किसी जात को लेकर लड़ाई होती। इस कारण हमने नल दिए और बरोबर ही ये जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है, जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और जितने लोगों की सेवा हम कर रहे हैं ये जरूर से जरूर भगवान स्वरूप है। जनता ही में कहीं भगवान है, हम तो भगवान समझ के जनता की सेवा करें। जनता को हम सोशल डिस्टेंस का संदेश ये दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 2.5 मीटर की दूरी रखें, लोगों को इकट्ठे ना हों, और जो प्रशासन की गाइडलाइन हो वो गाइडलाइन से जरूर चलें। और डॉक्टरों का भी हम आपकी टीवी के माध्यम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री, दूसरे हमारे मुख्यमंत्री और तीसरा कोई प्रधान है तो इस देश का डॉक्टर है। डॉक्टरों ने इतनी भी मदद पब्लिक की है कि हम लोग तो एक दफे छुओ नहीं, डिगा नहीं, और डॉक्टरों ने इलाज किया है 24 घंटा अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से नहीं मिले। डॉक्टरों को भी हम आपकी टीवी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जब तक कोरोना रहेगा जनता को 24 घंटा हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता की मदद करते रहेंगे। लेकिन जब तक कोरोना आया तब तक मेरी जिम्मेदारी थी उस परिवार का पालन पोषण, तो हमने उस परिवार तक का पालन पोषण किया है। ऐसे हमारे यहाँ 100 लोग हैं, 100 में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका परिवार तक राशन, पानी और पैसा उनका समय से न पहुंचा। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र की नींव रखता है। एक पढ़ा हुआ इंसान अपने आसपास कई लोगों की जिंदगी बदलता है। आज हम मिलेंगे ऐसे ही एक बहुप्रतिभावान शख्सियत अब्दुल रफीक जी से, जो सेंट पीटर्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल रफीक है, फादर का नाम अब्दुल फरीद है। मैंने 1997 में स्कूल का फाउंडेशन डाला और हमारा स्कूल बहुत छोटा सा था। मैंने उस स्कूल से बहुत लगाव था, मैंने सभी चीज़ें छोड़ा। मैं स्कूल को चलाने के लिए डोर टू डोर लोगों से कंप्लेन भी किया। लोगों से, बहुत से लोग हमारे साथ थे, बहुत से लोग प्रचार में भी लगे थे। स्कूल के लिए मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पहले ट्रॉली की व्यवस्था किया बच्चों को लाने के लिए। फिर उसके बाद पढ़ाई का ध्यान हुआ। लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ पढ़ाई कैसे होती है। हमने कहा भाई आप अपने यहाँ बच्चों को भेज के देखिए कि भाई पढ़ाई कैसे होती है। 1 साल भेजिए, आपका बच्चा ठीक है तो आप लोग पढ़ाइएगा। तो इसी तरह से मेरा स्कूल चलता रहा। फिर मैंने कहा कि अब स्कूल बढ़ाया जाए, तो दादा से बात किया। दादा ने कहा 8 तक की मान्यता लिया जाए। तो फिर हमने जाके लखनऊ में इसकी अप्लाई किया। एम भारती से 8 तक की मान्यता लिया। 5-6 साल तक हमारा स्कूल इसी तरह चलता रहा। फिर हमारा स्कूल थोड़ा और बढ़ा। गार्जियन ने कहा कि भाई आप हाई स्कूल इंटर करिए। फिर हमने CBSE में अप्लाई किया। तो CBSE में अप्लाई होने के बाद 2 साल के बाद अभी हमें हाई स्कूल की मान्यता भी मिल गई। और हमारे बच्चे भी जो भी होते हैं 100% सब रिजल्ट आता है। रिजल्ट के साथ साथ जो बच्चे हमारे छोटे बड़े बच्चे पास होते हैं, हम लोग उनको
गिफ्ट भी देते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। खेलने की भी हमारे यहाँ बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद बच्चों को हमारे यहाँ टूर पे भी बहुत अच्छा उनको ले जाया जाता है। कई एक जगह टूर जा भी चुका है। बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्थाएं भी बहुत है। इसी तरह से बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन में अच्छे से अच्छे चीफ गेस्ट को मैं बुलाता हूँ और जो भी कि बच्चों को हमारे उत्साहित करते हैं। उसके बाद टीचर्स डे में टीचरों को भी हम उत्साहित करते हैं, भाई उनको गिफ्ट देते हैं। चिल्ड्रन डे नेहरू डे में 14 नवंबर को बच्चों का बाल मेला भी लगाते हैं। स्कूल में हमारी प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन भी होता है। इसी तरह से बहुत से जो भी वर्क हैं कराता रहता हूँ। अभी हमने इंटर के लिए किया था, पूरी अभी नई बिल्डिंग भी बनाया। अब हमारा नया स्कूल भी एक बन गया है, उसमें बहुत सी जगह हैं। पूरे हमारे स्कूल में 60 रूम हैं। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, मैथ लैब, सभी लैब अलग अलग हैं। लाइब्रेरी भी है। हमारी लाइब्रेरी में 4000 से ऊपर बुक हैं। स्पोर्ट्स रूम है, मैथ रूम है। इसी तरह से सब चीज़ें होती रहती है। यही सब है, यही लगाव है कि हमारे बच्चे गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चों को हम लोग आराम, उनको कोई भी गार्जियन है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फीस नहीं है, उनको भी हम लोग प्रोत्साहन करते हैं। गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते भी हैं। गरीब बच्चों को किताबें हैं, ड्रेस है और भी चीज़ें हैं। जो भी हमसे हेल्प हो सकता है बच्चों को हम लोग करते रहते हैं। लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि भविष्य की देश में जो भी हो, बच्चे हैं हमारे पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे। हमारे देश में शिक्षा का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो इसीलिए सोचते हैं कि शिक्षा, बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों, देश में निकल कर होनहार बने और देश का नाम पैदा करें। यही हमारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों का देख रेख होती है। हर रूम में बच्चे क्लास में हैं, हर रूम में कैमरे लगे हुए हैं और टीचरें भी हमारी जो भी हैं सभी ट्रेन टीचरें हैं। और हर मौसम के हिसाब से बच्चों का मेडिकल चेकअप कराता हूँ। कैंप लगते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज के अच्छे डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप करते हैं और गार्जियन को फिर उनको रिपोर्ट दिया जाता है कि भाई आपके बच्चे को क्या कमी है, उसको खाने का, पीने का सभी चीज़ें बताया जाता है कि आप अपने बच्चों की डाइट कैसे करिए। यही सब हमारे लोग का सोच रहती है और यही सोचता हूँ कि हमारे देश के बच्चे अच्छे से अच्छे निकलें, पढ़ाई हमारे यहाँ अच्छी हो कि बाहर निकल कर कुछ देश में कुछ बन सकें, कुछ कर सकें और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।